हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल। इसका नाम है वंसल। मैं हूं आकाश शर्मा। एक बार फिर आप लोगों के लिए जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो में आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर का आप लोगों के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने वाले हैं उनको हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं और पूरा का पूरा लॉजिक बताएंगे, अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाएंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर करिएगा। और आप लोगों को बता दें, इसमें जो बातें बताई जा रही हैं ये आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है, सिलेक्टेड चीज़ें हैं और एक एक जो प्रश्न है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट रहेगा। तो बिल्कुल भी आप इसके मत करना, बहुत ही ध्यान से देखना और वीडियो को ध्यान से देखने के बाद में उसको समझने की कोशिश करना। कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में देखो ऐसा हो सकता है, कुछ यूपी को हो सकते हैं, चाहे झारखंड का तो नहीं रहा, मतलब बिहार वगैरह, मध्य प्रदेश वगैरह, उत्तराखंड वगैरह, जहाँ पर भी एनसीईआरटी वो एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी में जो बायोलॉजी का चैप्टर है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो एक एक बात को मैं ध्यान से समझा रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान से समझते रहिएगा, ठीक है। जिसमें कि सबसे पहले नंबर का प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसमें आप लोगों को एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो उनको आप ध्यान से देखना। सबसे पहले आप लोगों को दे रखा है इसमें प्रतिमुख कोशिकाएं वे होती हैं जो उपस्थित होती हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना होगा कि जैसा कि आप लोगों को ऐसा हमने बनाया, ये हमारे पास पता है क्या है ये इसको हम बोलते हैं भ्रूण कोश। क्या बोलते हैं? भ्रूण कोश। भ्रूण कोश के अंदर आपको पता होगा 7 कोशिकाएं होती हैं और 8 केंद्रक होते हैं। तो ऊपर वाला जो एरिया है, इस ऊपर वाले एरिया को जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तो ऊपर वाले एरिया को हम बोलते हैं प्रतिमुख कोशिकाएं और नीचे वाले एरिया को हम बोलते हैं बीजांड द्वार, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जो 3 कोशिकाएं हैं इनको हम क्या बोलेंगे? प्रतिमुख कोशिका बोलेंगे। नीचे की 2 कोशिकाएं हैं इनको सहायक कोशिका बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे अंड कोशिका और इसको बोलेंगे दो द्वितीय केंद्रक बोलेंगे, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि प्रतिमुख कोशिकाएं, तो प्रतिमुख कोशिकाएं जो होती हैं ये होती हैं, आपको हम दिखा देते हैं, ये किधर हैं, प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं हाँ, ये निभागीय छोर पर पाई जाएंगी। किधर मिलेंगी? निभागीय छोर पर मिलेंगी, ठीक है। चलिए, आपको पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जौ के 100 दाने बनाने के लिए अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। आप लोगों को प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, इस प्रश्न को आप अच्छे तरीके से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास जौ के 100 दाने हैं तो इसमें कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? 99% लोग क्या आंसर देंगे वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। वो आंसर देंगे, वो क्या काम करेंगे कि हमारे पास 100 दे रखा है, 4 से भाग देंगे और ये आ गया 25, ठीक है। और ऑप्शन ए इसको मार देंगे। किसको मारेंगे? ये जो मैंने आप लोगों के सामने दिखाया है, अभी मैं दिखाया है ना, इसको सब लोग मारने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपको हम बता दें कि ये इसका जो आंसर है ये नहीं आएगा, 25 आंसर नहीं है। तो जो भी 25 को सोचकर बैठे हुए होंगे तो 25 आंसर नहीं आने वाला। आंसर क्या आएगा वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। इसका फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने कल आप लोगों को डिस्कस कर चुका था, लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ट्रिक सिखाऊंगा, इसकी ट्रिक सिखाऊंगा, ठीक है। तो ट्रिक कुछ इस तरीके की है, देखिएगा ध्यान से। जब भी तुमसे दाने के पूछे तो जो दे रखा है पहला, दूसरा, तीसरा, 3 स्टेप में करेंगे हम। जितना दे रखा है 100 दे रखा है तो 100 का 100 आपको रख देना है, ठीक है। तो ये तो हमारे बन गए अंडाणु बन गए। अंडाणु का अर्धसूत्री विभाजन है, गुरु बीजाणु, जो गुरु बीजाणु होते हैं ना उसका अर्धसूत्री विभाजन है। दूसरी स्टेप में आपको क्या काम करना है? 100 जो दे रखे हैं 4 से भाग करेंगे आप लोगों का, तो ये आ गया 25। तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है 25। दो स्टेप हमारे हो चुके हैं और तीसरे स्टेप में आप लोगों को क्या काम करना है? इन दोनों को जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो कितना आंसर आया? 125। क्या आया? 125। तो आप लोगों का जो आंसर आने वाला है वो 125 आंसर आएगा। तो ये प्रश्न आप लोगों के जब भी पेपर में पूछा जाता है तो मोस्टली बच्चे गलत करके चले जाते हैं, लेकिन आप लोगों को गलत नहीं करना है क्योंकि मैंने आप लोगों को पूरा समझा दिया है कॉन्सेप्ट। आपको बताना 2023 में कैसे प्रश्न बना था वो भी मैं बता दे रहा हूँ। 2023 में कुछ इस तरीके का प्रश्न आया था, ये रहा। उसमें पूछा गया था 200 जौ के दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। तो जो व्यक्ति को मैंने अभी बढ़ाया था वो तो आराम से कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे कि भाई 100 मतलब कि 100 दाने बनाने हैं तो 125 आया, 200 बनाने तो डबल कर दो, 125 का डबल 250 आंसर आ गया। एक तो ये तरीका है, नहीं तो आपको क्या काम करना है वो भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखो ये क्या काम करना है, 200 का 200 रखना है, सेम टू सेम ऐसे की ऐसे रख लेना है आप लोगों को, ठीक है। पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरे स्टेप में 200 का 4 से भाग करना है, तो 200 का 4 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 50, ठीक है। तो 50 कर देना है। अब तीसरे में इन दोनों को जोड़ देना है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ गया 250 आंसर। कितना आ गया? 250 को आंसर आ गया। तो आपका आंसर जो होगा वो यही होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो किस तरीके से लग रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, एक आवर्तबीजी में 400 परागकणों को उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन जरूरी होंगे। अगर आप लोगों का ऐसा प्रश्न आ जाता है तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि
बताया था परागमात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कितने परागकण बनेंगे, इधर से ये वाला बताया था नहीं बताया था। तो आपको बता दें कल मैंने ये भी बताया था कि जब कभी भी तुमसे किसी प्रश्न में अर्धसूत्री विभाजन निकलवाए और यहाँ पर दाने की बात नहीं हो रही, इस चीज पर नोटिस करना, तो आपको क्या काम करना है, 400 लेने हैं और 400 का 4 से भाग देना है और आंसर आपका आ जाएगा 100। कितना आंसर आ जाएगा आप लोगों का, तो ये आप लोगों का 100 आंसर आ चुका है और ये पेपर में सभी क्वेश्चंस आ चुके हैं। मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूं जो तुम्हारे पेपर में ऑलरेडी आ चुके हैं और जिनके आने की संभावना है। अगर मान लो यहाँ 400 दे रखा है, 800 दे दे तो क्या प्रॉब्लम है, 800 दे देगा तो भी आप 4 से भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 4 दूनी 8 और आंसर आ जाएगा 200 आंसर आ जाएगा। चलिए अगला है प्रश्न, 200 लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कितने लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। आपको ये सामने इस तरीके का प्रश्न दे रखा है और ये आप लोगों को क्या काम करना है, कल वाला जो कॉन्सेप्ट सिखाया था टोटल उसके ऊपर होने वाले हैं। तो इसमें आपको क्या काम करना है, कुछ भी काम नहीं करना। 200 दे रखे हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका, तो कितने लघु बीजाणु बनेंगे, तो 20 में आपको 20 दे रखे हैं तो 20 में आपको 4 का गुणा करना है और आपका आंसर है 4 दूनी 8, 80 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी। इस तरीके से आप लोगों का करना है, बात में नहीं। कल मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया भी था कि 4 से भाग कब किया था और 4 से गुणा कब किया था, ये भी मैंने कल आप लोगों को बताया था। अगर आप लोगों ने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। अगला है, एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण क्या कहलाता है। ये आप लोगों से प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले दे रखा है स्वपरागण। क्या दे रखा है आप लोगों को, स्वपरागण दे रखा है। क्या दे रखा है, स्वपरागण। तो आपको एक बात पर ध्यान देना है, किस बात पे ध्यान देना है, एक बात पे ध्यान देना है कि अगर किसी, जैसे मान लो मुझे आप थोड़ी देर के लिए पौधा मान लो, तो मैं एक पौधा हूं और ये मेरे पास एक फूल है, तो इसी पुष्प का परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएगा तो उसे बोलेंगे स्वपरागण। बस में नहीं, पहला ऑप्शन तो ये तो नहीं आएगा, ये आंसर नहीं है, ये भी मैं बताते चल रहा हूं। दूसरे नंबर पर है कि पौधा एक है और फूल 2 हैं और इस पुष्प का परागकण इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर अगर आता है तो उसे कहा जाता है सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण में पराग, सुनना ध्यान से, सजात पुष्पी परागण में पादप तो एक होता है लेकिन फूल 2 होते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो इसका आंसर आएगा सजात पुष्पी परागण आएगा। अब फिर परपरागण क्या है, तो आपको बता दें, जब दो पौधे मतलब एक मैं पौधा हूं, मान लो मैं ब्लैक हूं, मतलब मुझे बैगन का मान लो और तुम भी बैगन के हो, मैं बैगन का हूं तुम भी बैगन के हो, तो मेरे पुष्प का, मैं नर पुष्प हूं, मेरे पुंकेसर से पराग मतलब परागकोश से मेरे परागकोश से परागकण आपके वर्तिकाग्र के ऊपर आ गया ना, तो तुम दूसरे पौधे हो मैं दूसरे पौधे, लेकिन दोनों सेम जाति के होने चाहिए। मैं बैगन हूं तो तुम भी बैगन होने चाहिए, बस में नहीं। मैं बैगन हूं तुम टमाटर हो तो नहीं हो सकता काम, बस में नहीं। तो आपको बता दें, जब एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है और सेम जाति के होने चाहिए तो उसे हम बोलते हैं परपरागण। क्लियर है। और यहाँ लास्ट में दे रखा है अनुन्मीलिय परागण। 2023 में यहाँ से पूछा गया था। टोमेलाइना ऑक्सिलिस करके होते हैं, ये ऐसे पौधे होते हैं जो भूमिगत होते हैं, जो कभी नहीं खुलते, जो स्वपरागण करते हैं, द्विलिंगी होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं अनुन्मीलिय पुष्प बोल देते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सजात पुष्पी परागण। क्लियर है। चलो इसका ऑप्शन बी होगा। पांचवें का हम देखते हैं, पांचवें का क्या आंसर आने वाला है, बहुभ्रूणता की खोज की थी। तो देखो बहुभ्रूणता क्या होता है, जब एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो या एक बीज में कई सारे भ्रूण उत्पन्न होते हैं, मौजूद होते हैं, तो उसे बहुभ्रूणता कहा जाता है। और बहुभ्रूणता जो है इसकी खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने संतरे के बीज में की थी। किसके बीज में की थी, संतरे के बीज में 1791 में की थी। ये वाली बात आप ध्यान रखिएगा। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जिम्नोस्पर्म में ये एक सामान्य घटना देखने को मिलती है। वैसे एक बीजांड में बहुत सारे भ्रूण होते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ही बीज नई पीढ़ी को जन्म दे पाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को बहुभ्रूणता समझ आ गया होगा। वैसे आगे मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों को, लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है। तो यहां पर हमारे पास दे रखा है पी महेश्वरी, प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक माने जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगर आए विंकलर, इन्होंने असंग जनन की खोज की थी, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। रोजनबर्ग ने अपबीजाणुकता की खोज की थी, इसको भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक द्वारा की गई थी। चलो नेक्स्ट है, किसी परागकोश की लघु बीजाणु धानी की वाह्यतम व सबसे भीतरी परत क्रमश होगी। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको ध्यान से देखो, पढ़ो, ये बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से समझोगे प्रश्न को तो आपके सामने आंसर अपने आप आ जाएगा। जैसा कि आपको बता देते हैं कि परागकोश के चारों तरफ 4 परतें होती हैं। सबसे बाहर वाली जो परत होती है उस वाली परत को हम बोलते हैं एपिडर्मिस। सबसे बाहर वाली परत को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। और एक सबसे अंदर परत होती है, ठीक है, सबसे अंदर वाली परत को बोलते हैं टेपिटम।
ठीक है। सबसे बाहर होती है, सबसे बाहर वाली होती है पहले एपिडर्मिस, फिर एंडोथेसियम होती है, उसके बाद में मध्य परत होती है, उसके बाद में टेपिटम होती है। 4 परतें होती हैं परागकोश के अंदर। तो इसने हमसे सबसे बाहर की और सबसे भीतरी वाली पूछी है। सबसे बाहर एपिडर्मिस, सबसे अंदर टेपिटम। तो आंसर हमारा आ जाएगा डी वाला। चेक करके देख लो, डी वाला हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। किसी एक लिंगाश्रयी पौधे के लिए कृत्रिम संकरण की योजना बनाने में कौन सा एक पद किसी महत्व का नहीं है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। अगर आप लोगों को लगता है कि सर आप तो बहुत आसान करा रहे हो, जिसको भी लग रहा हो आसान है, तो इस प्रश्न का आंसर मुझे बता के देखे। पहले आप लोग बता के देखो, मैं आप लोगों को 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप मुझे आंसर बताइए, मुझे बताइए और चेक करके देखें, अपना दिमाग चेक करके देखो कि इस तरीके के अगर प्रश्न आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं तो क्या आप इनको सॉल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? क्योंकि आप लोगों को बता दें, मैं जो प्रश्न कराने वाला हूं हर चैप्टर के कराऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट होंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप लोगों को लगेंगे काफी आसान है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपके दिमाग को पूरा खोल कर रख देंगे। तो इसलिए आप आसान ना समझें, मैं एक एक चीज़ें तो मैं समझा रहा हूं, तो इन चीज़ों को कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझने की। तो आपको बता दें, जब हम कराते हैं कृत्रिम संकरण कराते हैं, और यहां बोला गया है एक लिंगाश्रयी, लेकिन इसमें मादा पुष्प की बैगिंग बिल्कुल की जाएगी, मादा पुष्प को ढक दिया जाएगा, उसको बैगिंग बोलते हैं। दूसरा दे रखा है विपुंसन। देखो विपुंसन जो कराया जाता है द्विलिंगी पुष्प की कली अवस्था में परागकोश को काटकर अलग कर दिया जाता है, उसी को कहते हैं विपुंसन। लेकिन इन्होंने तो पहले बोल दिया एक लिंगाश्रयी पौधा है, तो द्विलिंगी का कोई मतलब नहीं है, तो इसमें कौन सा महत्व का नहीं है, क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया है। तो विपुंसन जो है वो इसका आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा इसमें आप लोगों का आंसर आएगा विपुंसन। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी वायु परागण की विशेषता नहीं है? ये वाला प्रश्न आप लोगों का 2023 में यूपी बोर्ड में पूछा गया है, और आपको बता दें 90% लोगों ने गलत किया था। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी उन्होंने नहीं पढ़ी। भाई जब भी आप लोग, आपको पता होगा, शायद आप लोगों के टीचर ने बताया होगा कि आपका पेपर एनसीईआरटी से बनेगा, तो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आप लोगों को पता होनी चाहिए। और आपको पता है, जब आप अभी से एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो आप आगे चलकर मेडिकल लाइन में जब जाओगे तो नीट एग्जाम एनसीईआरटी से बनता है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है आप लोगों को हल्के परागकण होते हैं, बिल्कुल सही बात है। वायु परागण में हल्के परागण होते हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरे नंबर बेहतर अनावर्त पुंकेसर, बिल्कुल सही बात है, ये भी एकदम करेक्ट है। बृहद एवं पिच्छ वर्तिकाग्र, ये वाली बात भी एकदम सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसने हमसे बोला है असंख्य बीजांड, क्या बोला? आपको बता दें असंख्य बीजांड नहीं, एक बीजांड आएगा इसमें, तो यहीं पर ये मिस्टेक कर दी, और हमसे नहीं पूछा गया था, तो नहीं में असंख्य बीजांड वाला हमारा जो आंसर है वो यही पूछा जाएगा। तो आंसर क्या है? डी। 10वां देखो, घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं? तो घास परिवार, और घास को तो तुम जानते होंगे, मुझे इसमें क्या बताने की जरूरत होगी। तो घास परिवार का जो बीज पत्र होता है उसे कहा जाता है प्रशल्क, प्रशल्क बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है स्कूटेलम, और मैंने इसको हिंदी में भी लिख के दे दिया है, बस में नहीं, क्योंकि आज के समय में इंग्लिश के वर्ड को वो हिंदी में लिख कर देंगे, तो आप लोगों को ये वाली बातें पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने आप लोगों के सामने 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को A1 सर यूट्यूब चैनल दिखाई दे रहा होगा, तो आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जो ये चाहता है कि हमको सर बायोलॉजी में कोई प्रॉब्लम आ रही है या किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो बायोलॉजी की प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन वीडियो मैंने बना रखी है। मतलब आप A1 सर्च को सर्च करके प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, और आप अपने हिसाब से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सी वीडियो डाल रखी हैं जो आपके बहुत काम आ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है A1 सर, मैं हूं आकाश शर्मा। एक बार फिर आप लोगों के लिए जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं, और जैसा कि आप लोगों को चल रहा होगा बायोलॉजी की घुट्टी, तो आपको बायोलॉजी घुट्टी में जो वीडियोस आप लोगों को मिल रही हैं, इसको घुट्टी की तरह डेली आप लोगों को पीना होगा, और इसको पी लेने के बाद हर एक बच्चा बहुत अच्छे नंबर बहुत ही कम समय में आसानी से ला सकता है। और एक एक मैं डाउट आप लोगों को क्लियर कर ही रहा हूं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम मैं नहीं होने दूंगा, इस बात की मेरी पूरी गारंटी है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको डायरेक्ट मुझे टेलीग्राम पर अपने क्वेश्चंस बता सकते हैं, या अपनी कोई प्रॉब्लम बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज हम आपको डिस्कस करने वाले हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी बोर्ड एग्जाम से क्यों ना सही, ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, और ये ऐसे क्वेश्चन है आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इनकी क्या वैल्यू है। फालतू का क्वेश्चन नहीं डाला मैंने इसमें, जितने भी डाले हैं वो सभी के सभी काम के डाले हैं, वो आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है ना? चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अनुन्मील्य परागणी पुष्प या निमीलित को परिभाषित कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपको बता दें 2023 में ये पेपर में भी आप लोगों के पूछे गए थे, तो आपको जानकर हैरानी होगी। चलो इसके आंसर की तरफ हम चल लेते हैं। कैसे आया था प्रश्न वो भी मैं बताऊंगा। प्रश्न
में दे रखा है, इसमें दे रखा है निम्नलिखित पुष्प भूमिगत होते हैं। तो ये पुष्प आपको मिलेंगे कहाँ पर, भूमि के नीचे दबे हुए होते हैं, इसलिए भूमिगत। ये द्विलिंगी होते हैं, द्विलिंगी मतलब इसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों पाए जाते हैं। ये सदैव बंद रहते हैं, कैसे होंगे, बंद, ये मतलब ये पुंकेसर, ये स्त्रीकेसर और ये ऐसे बंद रहते हैं, भूमि के नीचे रहते हैं, बस में नहीं। इनमें स्वपरागण होता है, जब फूल खिल ही नहीं रहा तो बाहर का परागण कैसे आ सकता है, तो इसीलिए अंदर ही अंदर वर्तिकाग्र और पुंकेसर दोनों आपस में मिल जाते हैं और अंदर ही अंदर स्वपरागण हो जाता है इसमें, ठीक है। इसी में दे रखा है, इसे क्या बोलते हैं, अनुन्मीलता वो कहा जाता है। और ऑक्सेलिस कोमेलिना ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। और आपको बता दें कि ये दोनों एग्जाम्पल 2023 में पूछे भी जा चुके हैं। चेक करके देख लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चेक करके देख लो, ऐसा थोड़ी है आपको ये लग रहा हो सर आप अपने नोट्स को अच्छा बताने के लिए कि 2023 में आया है। मैं बता नहीं रहा, जो मैं बता रहा हूँ वो एक एक बात बिल्कुल करेक्ट कह रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। दूसरे नंबर पर है अपयुग्मन किसे कहते हैं, मतलब एपोगेमी किसे कहा जाता है, ये आप लोगों को बतानी है। तो एपोगेमी क्या है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि वैसे तो भ्रूण जो बनता है वो नर युग्मक और अंड का जब निषेचन होता है तो जायगोट बनता है, जायगोट से भ्रूण का निर्माण होता है, ये तो सबको पता है। लेकिन यहाँ कुछ अलग होने वाला है, कुछ खास होने वाला है। क्या खास होगा वो भी देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि ये हमारे पास भ्रूण कोश है, ऊपर की तरफ 3 प्रतिमुख कोशिकाएं हैं, ठीक है, और नीचे की तरफ ये हमारे पास क्या है, सहायक कोशिकाएं हैं, ये अंड है, और बीच में 2 ध्रुवीय केंद्रक हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा नर युग्मक है वो अंड के साथ निषेचन ना करके प्रतिमुख कोशिका या सहायक कोशिका से जब निषेचन कर लेता है और निषेचन के बाद जहाँ से जब भ्रूण का निर्माण होता है तो उस क्रिया को कहा जाता है अपयुग्मन। उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम अपयुग्मन बोलेंगे। और यहाँ पर वैसे देख लीजिए थ्योरी में भी कुछ इस तरीके में दे रखा होगा, 1 मिनट रुको। हाँ, थ्योरी देखो, भ्रूण के अंड के अलावा किसी अन्य कोशिका जैसे सहायक कोशिका, प्रतिमुख कोशिका से भ्रूण के विकास को अपयुग्मन कहते हैं। और ऐसी क्रिया देखने को मिलती है लिलियम में। लिलियम वो पौधा है जिसमें अपयुग्मन देखने को मिलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परिभ्रूण पोष तथा फल भित्ति में अंतर इंपोर्टेंट है, इसे आप जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर पर है अध्यावरण तथा बीज चोल में अंतर। अंतर में आप लोगों को पता होगा 2 पार्टों में इनको बांटा जाता है, ठीक है। और आप अच्छे तरीके से समझना, जो अध्यावरण होता है बीजांड है, तो बीजांड के चारों ओर जो होता है, जो आवरण मिलता है, तो बीजांड के चारों ओर के आवरण को अध्यावरण बोलते हैं, ध्यान रखना। और बीज के चारों ओर का जो आवरण होता है उसको बोलते हैं बीज छोल, ठीक है। तो पहला पॉइंट है अध्यावरण में, ये बीजांड में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाएंगे, ये बीजांड में। और बीज छोल ये बीज में पाए जाएंगे, सीधी सी बात है। बीजांड के दोनों बाहरी आवरण अध्यावरण कहलाते हैं, ठीक है जी। बीज आवरण का बाहरी करा आवरण बीज छोल कहलाता है। जैसे मूंगफली खाते होंगे, अखरोट खाते होंगे, बादाम खाते होंगे तो छीलना पड़ता है ना, तो जो आप छीलते हो बाहर का जो कड़ा आवरण होता है उसी को हम बोलते हैं बीज छोल। क्लियर होगा आप लोगों को, थ्योरी लिख लेना और नहीं डायरेक्ट याद कर लोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति वृद्धि कारकों का प्रयोग करते हुए अनिषेक जनन को प्रेरित करता है तो आप प्रेरित अनिषेक फलन के लिए फलन कर लें, जनन के फलन कर लेना, कौन सा फल चुनेंगे और क्यों चुनेंगे। तो पहले ये जानो कि अनिषेक फलन क्या होता है। बिना निषेचन के पौधों में जब बिना निषेचन के नए फल का निर्माण हो जाता है तो उसे अनिषेक फलन कहते हैं। बिना निषेचन के जब नए फल का निर्माण हो जाता है अनिषेक फलन बोलेंगे। और ये फल जो होते हैं बीज रहित होते हैं, इनमें बीज नहीं पाए जाते। और आपको बता दें अनिषेक फलन को प्रेरित करने के लिए ऑक्सिन हार्मोन, जिबरेलिन हार्मोन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है केला। क्या एग्जाम्पल है इसका, केला इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और सेकंड नंबर पर जो अंगूर है वो भी इसका बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। तो आपको बता दें ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं बहुत ही काम के क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप बिल्कुल मिस मत करना, अच्छे तरीके से पढ़ के जल जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न ये सब पेपर में आ चुके हैं। और ये सेब वाला जो क्वेश्चन है जो आपको लाल लाल सेब दिखाई दे रहे हैं ना, देखे होंगे लाल लाल सेब, यही वाले होते हैं। एक सेब को आभासी फल क्यों कहा जाता है।
पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? तो ध्यान से सुनना, सेब में फल का विकास पुष्पासन से होता है, इसी कारण इसे आभासी फल या कूट फल हम बोल देते हैं। 2019, 20, 22, 23 लगातार 4 साल से पूछा जा रहा है। और आपको बता दें, अगर आप इसको पढ़कर जाते हो तो हो सकता है 2024 में और 2025 में ये ज़रूर आएंगे। तो मैं आप लोगों को कुछ बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। जब फल का निर्माण अंडाशय से होता है तो उसे सत्य फल कहते हैं। पहली बात समझ में आई? सत्य फल में आम इसका बेस्ट एग्जाम्पल है और चीकू वगैरह ये भी एग्जाम्पल है। अब मैं दूसरा बोल रहा हूँ, देखो, सत्य फल, वास्तविक फल, यथार्थ फल, ये सब आपके शब्द हैं अलग अलग जो पेपर में आएंगे, ठीक है ना। आभासी फल को कूट फल, असत्य फल, झूठा फल बोल देते हैं। तो इसमें देखो मैंने एग्जाम्पल दे भी रखे हैं, आप चेक करके देख लेना। कटहल, अनन्नास, काजू, स्ट्रॉबेरी, सेब, ये इसके एग्जाम्पल हैं झूठे फल के। तो इनको याद करके ज़रूर जाना। कूट फल नाम से पेपर में 2023 में आया भी था। आगे है, निम्न को सही विकासीय क्रम में व्यवस्थित करें। परागकण दे रखा है आप लोगों को, बीजाणु जन उतक दे रखा है, लघु बीजाणु चतुष्क दे रखा है, नरयुग्मक दे रखा है, परागमात्र कोशिका दे रखी है। तो इसका क्रम आप लोगों के सामने बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहला आपको दिखाई दे रहा होगा बीजाणु जन उतक, फिर उसके बाद में परागमात्र कोशिका, फिर उसके बाद में लघु बीजाणु चतुष्क, उसके बाद में परागकण, परागकण से बनते हैं 2 नरयुग्मक। तो इस तरीके से पूरा क्रम है। इस क्रम को अच्छे तरीके से करके जरूर जाइएगा क्योंकि ये पेपर में आते ही आते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर का आप लोगों का क्वेश्चन है, परागकण भित्ति रचना में टेपिटम की क्या भूमिका है? तो टेपिटम की भूमिका पूछे, पराग कोश के सबसे अंदर वाली परत को टेपिटम बोलते हैं। तो देखो, पराग कोश 4 परतों से घिरा रहता है। हाँ, 4 परत होती हैं, बाहर वाली एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मध्य परत और टेपिटम सबसे अंदर वाली है। वह 3 परतें लघु बीजाणुधानी को संरक्षण प्रदान करती हैं, संरक्षण प्रदान करेंगी बाहर वाली। और सबसे अंदर वाली जो परत होती है वो टेपिटम होती है। ये अंकुरित हो रहे परागकणों को बस में पोषण देने का काम करती है, पोषण देने का काम। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से जरूर करके जाइएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अपरिपक्व परागकोश का नामांकित चित्र। अपरिपक्व का मतलब है अविकसित, और एक आता है परिपक्व परागकोश। तो इन दोनों परागकोश के चित्र को आप बनाकर प्रैक्टिस जरूर कर लेना क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला है अपबीजाणुकता। अपबीजाणुकता क्या है, इसकी खोज किसने की? अपबीजाणुकता क्या है, इसकी खोज किसने की? ये पेपर में आ सकता है। तो द्विगुणित भ्रूणकोश यहाँ पर दे रखा है आप लोगों को। द्विगुणित भ्रूणकोश कोशिका से बिना निषेचन के भ्रूण बनने की क्रिया को अपबीजाणुकता कहते हैं। इसकी खोज रोजेनबर्ग ने की थी। नींबू और नींबू और मौसमी वगैरह ये भी, और नागफनी, इनमें ये देखने को मिलती है। देखो, वैसे तो भ्रूणकोश होता है अगुणित, लेकिन द्विगुणित भ्रूणकोश जब बन जाता है तो उसमें बिना निषेचन के ही जब नया भ्रूण बन जाता है तो उसी क्रिया को अपबीजाणुकता कहा जाता है। रोजेनबर्ग ने इसकी खोज कर दी थी और नींबू और नागफनी इसके बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। अगला है आप लोगों का, एक आवर्त बीजी पुष्प के उन अंगों के नाम लिखो जहां नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। देखो, आपको बता दें, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो मेरे पास ये पुंकेसर है, तो पुंकेसर का सबसे ऊपर वाला जो भाग है इसको परागकोश बोलते हैं। परागकोश के अंदर परागकण का निर्माण होता है, ठीक है। मतलब ये पुंकेसर है, पुंकेसर में परागकोश, परागकोश के अंदर पुंकेसर के अंदर परागकोश। अरे यार, मैं क्यों कन्फ्यूज हो रहा हूँ। ये पूरा पुंकेसर है, ठीक है। ऊपर वाला परागकोश है, परागकोश के अंदर परागकण बनेंगे, परागकण से नर युग्मकोद्भिद बनता है। दूसरे नंबर पर मैंने बोला कि ये मेरा पूरा का पूरा यहाँ से स्त्रीकेसर है। नीचे वाला भाग अंडाशय है, अंडाशय के अंदर बीजांड होगा, बीजांड के अंदर भ्रूणकोश होगा, भ्रूणकोश के अंदर
भ्रूणकोश के जो भ्रूणकोश है ना, भ्रूणकोश को माला युग्मकोद्भिद बोल देते हैं। ठीक है, चलो। हाँ जी, ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि किसी पौधे के पराग कण में क्रोमोसोम की संख्या 21 दे रखी है तो उसके अंडकोश का और युग्मनज कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या को बताइए। चलो देखते हैं। आपको बता दें, यहाँ दे रखा है परागकण, परागकण होता है n बराबर क्या दे रखा है 21। फिर दे रखा है हमको अंड भी होता है n, तो ये भी आ जाएगा 21। फिर दे रखा है युग्मनज क्या होता है द्विगुणित, तो 2n, तो 2 तो 2 है ही है, n बराबर 21, तो ये क्या आ जाएगा 42। वास्तव में नहीं, इस तरीके से कर पाओगे। बस ये है परागकण दे रखा है, मतलब अगुणित दे रखा है, द्विगुणित निकालना तो दुगुना कर दो ना। परागकण दे रखा है, भ्रूणपोष निकलवाना है, त्रिगुणित कर दो ना। भ्रूणपोष दे रखा है, अगुणित निकलवाना है तो 3 से भाग दे दो ना। बहुत आसान से क्वेश्चन हैं, इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको बता दें, हमने आज 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ये 1-1 नंबर में आते हैं, जो आप लोगों के काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हों, तो अगर आप लोगों का कोई दोस्त वगैरह हो तो उसको भी आप बताइएगा। और बायोलॉजी घुट्टी जैसे आप लगातार पी रहे हैं, उसको भी पीने के लिए प्रेरित ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।